मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूँगा। अपना कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो हाँ, तो हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे थे। मगध के उत्कर्ष में हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा वंश पढ़ा था? बृहद्रथ वंश, और उसके बाद में हर्यंक वंश, और उसके बाद में नागवंश या शिशुनाग वंश, और उसके बाद में नंद वंश। ठीक है, नंद वंश के बाद में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। चूँकि मौर्य वंश को अलग से इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मौर्य वंश एक ऐसा पहला ऐतिहासिक वंश था जिसने एक भारत की संकल्पना को साकार किया था। पूरे भारत की जो संकल्पना थी वो मौर्य वंश ने साकार की थी। आज का जो भारत है ये उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा मौर्य वंश के समय में भारत था। अफगानिस्तान तक हमारी सीमा लगती थी, हिंदू कुश पर्वत तक भारत की सीमा थी अफगानिस्तान, और इधर आपका बंगाल तक पूरा जो आपका बांग्लादेश वाला हिस्सा है और पूरा वो सब पूरा तब भारत का हिस्सा हुआ करता था मौर्य वंश के समय में। और ये सब काम करने वाला कौन सा राजा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव डाली थी, सबसे पहला ऐसा ऐतिहासिक राजा था भारत का जिसने एक राष्ट्र, जो एक राट वाली संकल्पना थी, उसने साकार की थी। तो हम इसीलिए इस टॉपिक को अलग से हमको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। देखो यहाँ पर जो है मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है तो हमने पहले ही बताया था, थोड़ा सा आज भी देख लो। किसकी हत्या करता है? धनानंद की। तो मौर्य वंश में हम लोग जो पढ़ेंगे मुख्य राजवंश राजाओं के बारे में, सबसे पहला हमारा क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन करेंगे। और ये मौर्य वंश चलता कहाँ से कहाँ तक है? 322, कहीं कहीं 323 मिलता है, 322 ईसा पूर्व से लेकर के और 185 या 184 BC। इसमें आप दो डेट मिलेंगी, किसी किताब में 185 मिलेगा, किसी किताब में 184 मिलेगा। एक साल का आगे पीछे रहता है, तो वो कुछ साहित्यिक जो है स्रोत की वजह से, गड़बड़ियों की वजह से ऐसा है। लेकिन 322 से लेकर 185 थोड़ा ऑथेंटिक डेट है। ठीक है, ये समय है। तो 322 से लेकर 185 तक का समय रहा है मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश में हम सबसे पहला जो प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में इसके बेटे बिंदुसार का अध्ययन करेंगे। हमने हर्यंक वंश में किसका अध्ययन किया था? बिंबिसार। हर्यंक वंश में बिंबिसार का अध्ययन किया था। यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे बिंदुसार का। और इसके बाद में सबसे महान सम्राट जो हुआ था सम्राट अशोक, उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में इसके जो अब अशोक महाराज, भाई देखो हर व्यवस्था का एक पीक समय होता है, पीक समय के बाद में उसका पतन शुरू हो जाता है। तो ये मौर्य वंश का सबसे पीक समय था अशोक के समय का। और इसके बाद में वो मगध साम्राज्य, मौर्य वंश जो है पतन की तरफ जाता है। मौर्य वंश, मगध साम्राज्य नहीं, मौर्य वंश पतन की तरफ जाता है। और यहाँ पर जो है बृहद्रथ, कई ऐसे आते हैं, कई शासक ऐसे आते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतिम शासक जो है बृहद्रथ रहता है। देखो स्टार्ट भी मगध का स्टार्ट कहाँ से होता है? बृहद्रथ से होता है। और मौर्य वंश का अंत कहाँ होता है? बृहद्रथ पे। तो स्टार्ट भी जो है बृहद्रथ से होता है। बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी ना, और यहाँ अंत आता है मौर्य वंश का, अंत भी बृहद्रथ का होता है। और इसमें जो है पुष्यमित्र शुंग नामक एक इसका जो है सेनापति था, ब्राह्मण सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और इसने जो है बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर देती है। और हत्या कर देता है कौन? पुष्यमित्र शुंग। और कौन से वंश की स्थापना करता है? शुंग वंश की। मगध साम्राज्य पे शुंग वंश, जो कि ब्राह्मणों का वंश था। और ये वंश जो मौर्य वंश था, ये निम्नकुलीय वंश माना जाता है। कैसा? निम्नकुलीय। अभी तक शासन व्यवस्था में या तो क्षत्रियों का वर्चस्व था या फिर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। लेकिन मौर्य वंश एक ऐसा शासन व्यवस्था था जिसमें निम्न वर्ग के लोग शासन करते देखे हुए पाए जाते हैं। ऐसा साहित्य में अलग अलग मिलता है, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये लेकिन आज हमारा चूँकि ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ जानना हमको है। इसके साथ में हम लोग आचार्य चाणक्य को भी जानेंगे। तो इसलिए आज सिर्फ हम चंद्रगुप्त मौर्य पर फोकस रहेगा हमारा अध्ययन।
फिर जो है एक दिन हम बिंदुसार और अशोक पे फोकस करेंगे। तो इसके बाद में जब ये हम पढ़ लेंगे, राजाओं के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद में हमारा फोकस भाई इतिहास में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, वहाँ की जो है राजनीतिक व्यवस्था कि उस समय का जो मौर्य वंश का जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, मतलब केंद्र कैसा था, राज्य कैसे थे, फिर उसमें गाँव की व्यवस्था क्या थी, ठीक है, पंचायत की व्यवस्था, ये सारा अध्ययन करते हैं। उसके बाद में समाज कैसा था, तो मौर्य के समाज का अध्ययन करेंगे। फिर मौर्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उन लोगों का व्यापार कैसे होता था, नगर कैसे थे, वहाँ की समाज में स्त्रियों की दशा क्या थी, ये सारी चीज़ हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद में बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम आगे आने वाले क्लासेज में, लेक्चर में हम लोग अध्ययन करते चलेंगे। तो आज हमारा मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का अगर इतना महान गुरु नहीं होता तो शायद आज मौर्य वंश की स्थापना नहीं होती, मौर्य वंश की स्थापना नहीं हो पाती अगर चंद्रगुप्त जैसा महान, वो चंद्रगुप्त का महान जो है चाणक्य जैसा महान शिक्षक नहीं होता। और चाणक्य जो है ये क्या करता है, चाणक्य के बारे में थोड़ा सा बताएं, उससे पहले एक कहानी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, उस समय मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र जो है गंगा के दक्षिण में था, गंगा के दक्षिण में था पाटलिपुत्र, यहाँ था। और देखो, हमारे भारत की जो सीमा है वो इस तरीके से, ये पाकिस्तान है, ये थोड़ा सा इस तरीके से, ये पाकिस्तान है, और ये क्या है, अफगानिस्तान है, और इधर लगा हुआ है ईरान। इधर क्या है, ईरान, जिसको फारस कहा जाता था पहले, क्या कहते थे, फारस। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से लेकर के ये पूरा भारत का विस्तार यहाँ तक था, ये ईरान इसकी जो है बाउंड्री थी बाहर, यहाँ तक पूरा भारत हुआ करता था मौर्य वंश में, इतना बड़ा भारत था, ठीक है। तो यहाँ मगध, यहाँ पाटलिपुत्र थी, और यहाँ पर एक जो है विश्वविद्यालय था जिसका क्या नाम था, तक्षशिला, ठीक है। और चाणक्य जो है तक्षशिला का प्रोफेसर था, तक्षशिला का क्या था, प्रोफेसर था, आचार्य था। अब मैंने ये भी बताया था कि इस दौरान यहाँ से मैसेडोनिया से एक शासक आता है सिकंदर नाम का, मैसेडोनिया से एक शासक आता है जिसका क्या नाम था, सिकंदर महान, ठीक है। वो लगभग 4-5 वर्षों तक इस सारी क्षेत्र इधर के जीतते हुए चला आता है, जिसमें आपका अफ्रीका भी जीतता है, मिस्र वाला क्षेत्र जीतता है, और इसके बाद में जो है मध्य एशिया पूरा क्षेत्र जीत लेता है, फिर यहाँ प्रवेश करता है। अब यहाँ चूँकि विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आचार्य जैसे महान विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों को बड़ी चिंता होती है, और पता चल जाता है, उस समय पता कैसे चलता था, मोबाइल तो था नहीं, उस समय पता कैसे चलता था, जो है पक्षियों के माध्यम से चिट्ठियाँ आती थी, पक्षियाँ होती थी, पक्षी जो कबूतर वगैरह हैं, ठीक है, कबूतर है या फिर और कोई राजकीय पक्षी जिनके होते थे, उनके माध्यम से सूचनाएं आदान प्रदान होती थी, या फिर हाँ जो है कुछ घुड़सवार होते थे, जगह जगह पर लगा दिए जाते थे फिर सूचना लेकर। लेकिन अब विदेश की सूचना घुड़सवार से तो नहीं आएगी ना, लेकिन यहाँ पर जानकारी हो जाती है कि जो है ये सब विजिट करते हुए, ईरान वगैरह जीतते हुए कौन आ रहा है, सिकंदर आ रहा है। तो यहाँ पर तक्षशिला में आचार्य चाणक्य जो है विद्वानों की मीटिंग करते हैं, विद्वानों की बैठक करते हैं, और ये होता है कि भारत में छोटे छोटे राज्य हैं, तमाम महाजनपद थे उस समय। अभी मगध अपने उत्कर्ष अवस्था में था, मगध की सीमा भी ब्यास तक आ गई थी ना, धनानंद के अंडर में मगध की सीमा ब्यास तक आ गई थी, ब्यास नदी हमारी ये है, ठीक है, यहाँ तक मगध की सीमा आ गई थी। और यहाँ पर जो है ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच एक राज्य था जिसका नाम था गांधार, उसकी राजधानी तक्षशिला थी, और यहाँ का राजा इस समय आम्भी था, आम्भी जो भारत का पहला गद्दार राजा था। और जो है झेलम से लेकर के और रावी नदी, झेलम से लेकर के रावी नदी के बीच का एक पुरु क्षेत्र था, कौन सा राज्य था, पुरु, जहाँ पर पोरस शासन करता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था थी। तो अब ये जो है तक्षशिला में जो गांधार राज्य था, उसमें ये तक्षशिला विश्वविद्यालय था, यहाँ के विद्वानों ने विचार विमर्श किया। तो ये हुआ कि अभी एक उभरता हुआ शासक कौन है, धनानंद, जो मगध का पूरा विस्तार हो रहा है। तो हम लोग ये करते हैं कि भारत के लोग सभी राजा एक हो जाते हैं, और सिकंदर चूंकि इसके बारे में सुन रखा था कि उसका सपना क्या है, पूरे विश्व को जीतना, और उसने प्रूव भी किया है, क्योंकि पीछे से जीतता हुआ आ रहा है, पीछे से जीतता हुआ आ रहा है। अगर उससे रोका नहीं गया तो आंधी की तूफान की तरह के आएगा, पूरे भारत को जीत करके ले जाएगा, चला जाएगा। अगर यहाँ पर चाणक्य नहीं होता, अगर चाणक्य नहीं होता तो शायद जीत कर चला गया होता।
चाणक्य की चतुराई से भारत आज बचा हुआ था, नहीं तो अगर सिकंदर भारत तक आ गया होता तो भारत की राजनीति कुछ अलग होती, जो आज हम हैं वो की व्यवस्था कुछ अलग होती। तो सिकंदर को रोकने के लिए मीटिंग करते हैं, क्योंकि ये विद्वान व्यक्ति थे। तो विद्वानों ने कहा ये काम आप कर सकते हो, चाणक्य से कहा कि ये काम आप कर सकते हो। तो चाणक्य को भेजा गया पाटलिपुत्र। कहाँ भेजा गया? पाटलिपुत्र, धनानंद से मिलने। धनानंद से मिलने कि जो है धनानंद को जाकर समझाओ कि तुम अपने नेतृत्व में सिकंदर, तुम्हारे नेतृत्व में भारत के सभी राजा एक हो जाएंगे, तुम जो सबको मतलब जीतो या सबको हम लोग मनाएंगे और सिकंदर को इसे हम रोक सकते हैं। है हट क्या जो है ब्राह्मण तो ये बात कर रहा है, और वो अपने मस्ती मदरा में मस्त था। उसके यहाँ जो है डीजे वगैरह बज रहे थे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह बज रहा था। जो आज का हमारा ऑर्केस्ट्रा, उस समय नृत्यशाला थी, तो उसमें मस्त था। नाम ही धनानंद था, धन का जो है बहुत बड़ा लोभी था, तो पूरा आनंद ले रहा था। ठीक है, शराब और सुरा में मस्त था। तो चाणक्य यहाँ पहुँचता है, जब सुझाव देता है, हट पंडित कहीं का, यहाँ कहाँ से आ गया, ऐसे ब्राह्मण मतलब उसकी अपमान करता है और एक दो लात मार करके उसे भगा देता है, और उसकी शिखा खुल जाती है। चाणक्य की शिखा चोटी थी, वो खुल जाती है, और उसको पकड़, चोटी को मतलब हाथ में ले करके फिर शपथ लेता है कि जब तक मैं पूरे नंद वंश का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा को बांधूंगा नहीं। वहाँ से अपमानित होकर के फिर ये वापस जा रहा होता है। तो यहाँ विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल पर्वत है यहाँ पर क्या है? विंध्याचल पर्वत। तो इस विंध्याचल पहाड़ियों में जंगल है विंध्याचल का। उस जंगल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी मुलाकात होती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक राजकीय खेल खेल रहा होता है जिसका नाम है राजकीलम। क्या नाम है? राजकीलम। प्रश्न आता है यहाँ पर, राजकीलम नामक एक खेल खेल रहा होता है, जैसे हम लोग खेलते नहीं कभी चोर सिपाही वाला, तो चोर सिपाही वाला खेल खेल रहा होता है जिसका नाम है राजकीलम। अब ये ऐसे ही गद्दी वद्दी बना करके जो है लकड़ियों के मचान पे बैठा था, और कुछ लड़के 10 लड़के लगभग खेल रहे थे। कुछ लड़के अपना चोर सिपाही वाला पकड़ के लाते होंगे कि हम सिपाही, ये चोर है। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य बैठा हुआ सिंहासन पे, वो न्याय देता है कि चोर को ये दंड मिलना चाहिए, वो दंड मिलना चाहिए, और ये जो है पीछे छिप करके चाणक्य देख रहा होता है। इसी दौरान वो तो न्याय उसको देखते हैं कि ये व्यक्ति साधारण नहीं, ये बच्चा जो है 10-12 साल का बालक था, 12-13 साल का, ये साधारण बालक नहीं हो सकता है, इसके अंदर ये गुण है। अगर राजकीलम खेल खेल रहा है और न्याय बढ़िया कर रहा है तो ये जरूर किसी राजघराने से होगा। अब उसी दौरान एक शेर आ जाता है, चूँकि जंगल था, और शेर चाणक्य की तरफ बढ़ता है, और किसकी नज़र पड़ जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य की नज़र पड़ जाती है, और वो बहुत तेज़ी से वहाँ से जंप करके और चाणक्य को बचाने के लिए शेर पर हमला कर देता है, और शेर जो है दहाड़ मार के पीछे हट जाता है, भाग जाता है वहाँ से। तो चाणक्य को वो बचा लेता है। तो चाणक्य समझता है ये चतुर भी है, बालक जो है चतुर भी है, उसके साथ में बहादुर भी है। तो फिर उसको जो है, चूँकि वो समय दास था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है दास था, उसको किसी व्यक्ति ने खरीदा हुआ था, और उसमें दास प्रथा थी। तो दास, अब इसको दास को वहाँ से खरीदना है, तो चाणक्य ने 1000 कारसमर्पण दिया, 1000 कारसमर्पण दिया, 1000 कारसमर्पण दे करके, कारसमर्पण उस समय का पैसा हुआ, जैसे आज का रुपया चलता है, ऐसे मौर्य वंश के उस समय नंद वंश में और उस समय मगध में पैसा जो चलता था उसको क्या कहते थे? कारसमर्पण। तो 1000 कारसमर्पण दे करके और किसको खरीद लेता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, उसको दासता से उससे मुक्त कर देता है, और कहता है इसको मैं तक्षशिला ले जाऊंगा और वहाँ पर इसे प्रशिक्षित करूंगा। तो धनानंद को विजय करने में या मगध साम्राज्य को एकीकृत करने में ये लड़का बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के तक्षशिला पहुँचता है, और वहाँ पर 4-5 वर्षों तक उसे लगातार क्या करता है? प्रशिक्षित करता है। इस दौरान प्रशिक्षण कर रहा है, इस दौरान अभी देखो यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, सिकंदर यहाँ पर बैठा हुआ है, सिकंदर यहाँ पर बैठा हुआ है, और इसने जो है 326 ईसा पूर्व में जो है क्या जीत लिया था? पोरस को जीत लिया था। 326 ईसा पूर्व में पोरस को जीत लिया था। फिर ब्यास नदी की तरफ ये डेरा डालकर बैठा था, ये ब्यास नदी है, और ब्यास नदी के पार इधर जो है इसने डेरा डाल करके बैठा हुआ था। ब्यास नदी को पार करके भारत आने के प्रयास में था। तो जो है चाणक्य भयभीत था, लेकिन भयभीत क्या, चाणक्य को अब इस बालक ऐसा मिल गया शरारती, तो ऐसे इस बालक को प्रशिक्षित करके और इसकी सेना की शिविर में भेज देता है, सैनिक बना करके। अब किसी सैनिक को मारा होगा, फिर वहाँ जा कर के सैनिक के वेश में अंदर प्रवेश कर जाता है। तो वहाँ पर कूटनीति चाल चलता है, क्योंकि भारत शुरू से ही जो है तंत्र मंत्र जादू टोना और भूत प्रेत में हमेशा शुरू से रहा है। तो यहाँ जा कर के ये अफवाह फैला देता है कि ब्यास नदी जो है हमारे यहाँ देवी के रूप में पूजी जाती है। अगर तुम्हारी सेना ने ब्यास नदी को पार करने की कोशिश की तो अनहोनी हो जाएगी, क्योंकि यूनानियों से ब्यास नदी
क्रोधित है, तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है, रास्ते में मारते हुए बहुत लोगों को आए हो, तो व्यास हमारे भारत की जो व्यास देवी हैं बहुत नाराज़ हैं, तुम व्यास नदी को पार नहीं कर सकते हो। अब बात तो ऐसे बनेगी नहीं, उसके लिए कुछ होना दिखाई भी तो देना चाहिए अनहोनी। तो वो क्या करता है, खाने में विष मिला देता है। और उस समय विष भी बहुत प्रकार के आते थे, विष मतलब जहर, बहुत प्रकार के। जहर आज खिलाओ 1 हफ्ते बाद मरेगा आदमी, जहर आज खिलाओ 2 घंटे बाद मिलेगा, इस टाइप के जहर हुआ करते थे। तो उसने जहर खिला दिया और धीरे धीरे करके सेना एक एक करके मरने लगी। उस समय DNA टेस्ट भी नहीं था कि आदमी का टेस्ट करके पता कर ले कि जहर से मर रहा है, कैसे मर रहा है। और इधर इसने अफवाह फैला दी थी कि जो है ब्यास नदी की तरफ अगर जाने की भी सोचोगे तो एक एक करके अनहोनी होती जाएगी, मरते जाओगे। अब मरने लगे तो सैनिक में मतलब एक अफवाह फैल गई कि ये बात सही कह रहा है, ब्यास नदी के किनारे ही हम बैठे हैं, अगर उसमें जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। और कुछ लोग जाने की कोशिश भी किए थे, तो उधर से जो सैनिक एक गुट बनाया था चाणक्य ने, उस गुट ने जा करके जो है छिप उप करके इधर उधर से कुछ वार करके उनको मार दिया था। तो इससे और भयभीत हो गई सेना वहाँ की। तो वो अब सिकंदर जो कि इसलिए जाना जाता था कि वो ओजस्वी भाषण देता था और अपने जो सैनिक थे उनको अपने ओजस्वी भाषण के कारण ही पूरी दुनिया को जीतता हुआ चला आया था। नहीं तो सेना के बल की बात नहीं, एक अच्छा लीडर ही जो है विजित कर सकता है। तो सिकंदर तो कह रहा था अरे ये सब कोई बात, ये सब कुछ बात नहीं है, जो है कोई भी अनहोनी नहीं होगी। लेकिन सेना एक एक मर रही थी। अब कोई शादीशुदा रहा होगा, कोई गैर शादीशुदा रहा होगा, किसी की शादी तुरंत हुई होगी, आ गए होंगे, सब अपने घर परिवार को छोड़ कर आए थे। तो कह रहे नहीं अब हम नहीं जाएंगे, बहुत जीत लिया, अब वापस जाएंगे। तो सेना यहाँ से वापस पलटा मार लेती। तो अब ये कूटनीति से इसने चाणक्य चंद्रगुप्त की कूटनीति से सिकंदर को वापस भेज दिया गया था। तो प्रश्न कभी कभी आता है, क्या चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात सिकंदर से हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। 326 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था हाइडेस्पीज, क्या नाम था युद्ध का? हाइडेस्पीज, या फिर झेलम का युद्ध भी कहा गया था। किसके बीच हुआ था झेलम का युद्ध? सिकंदर और पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? हाइडेस्पीज का, या झेलम का, या बितस्ता का युद्ध हुआ था। सब भूल जाते हो पीछे का। तो इस युद्ध को लड़ करके वापस लौट जाता है। और जाते जाते जो है यहाँ पर इराक में एक मतलब बेबीलोनिया इस समय कहा जाता था इराक में, यहाँ पर इसको 323 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये सब कहानी मैंने पीछे बता दी है। अब देखो यहाँ पर अब इसके जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये लोग जो है महान सेना जो विश्व विजेता था उसको वापस भेज दिया, सिर्फ अपनी चाल से, कूटनीति से भेज दिया, लड़ना भी नहीं पड़ा। तो अब जब ऐसे काम करेंगे तो इनका क्या होगा फिर? जो है विल पावर बढ़ेगा कि नहीं? तो ये लोग काफ़ी जो है उत्साह में आ गए थे, काफ़ी जो है इनके अंदर एक तरीके का जो है विल पावर बड़ा हो गया था। तो ये लोग सीधे आक्रमण करते हैं पाटलिपुत्र पर। सीधे कहाँ आक्रमण करते हैं? पाटलिपुत्र पर। लेकिन पाटलिपुत्र के पास मगध में धनानंद के पास विशाल सेना थी, और उसके पास जो है अमात्य राक्षस जैसे जो है महामात्य थे, ठीक है, जो अमात्य थे, मंत्री थे। और इसके बाद जो है एक सेनापति भी बहुत अच्छा था उसका, ठीक है, भद्रसाल नाम का सेनापति भी था। तो ये सब क्या कर देते हैं, इसकी सेना को हरा देते हैं। और ये फिर हार करके जान मान बचा करके वहाँ से जब वापस लौट रहे होते हैं तो मगध के ही एक कुटिया में जो शरण लेते हैं। तो वहाँ पे एक माँ होती है, अपने बेटे को खाना गरम गरम देकर खिला रही होती है, ठीक है। तो वो बेटा क्या करता है, खीर या कुछ भी पकवान था, अलग अलग साहित्य में अलग अलग कहानी मिलती है। तो खीर को बीच से खा रहा होता है, बीच से हाथ से खा रहा होता है, तो उसकी उंगली जल जाती है। तो माँ कहती है, बेटे जिस तरीके से चाणक्य चंद्रगुप्त ने सीधे केंद्र पर हमला कर दिया पाटलिपुत्र पर और हार करके वापस चले गए, ऐसे तुम अपने हाथ क्यों जला रहे हो? केंद्र पे क्यों खा रहे हो? बीच से क्यों खाना खा रहे हो? किनारे से खाओ, जिससे कि बीच तक आते आते ठंडा हो जाएगा खाना और तब तुम्हारे हाथ भी नहीं जलेंगे। तो चाणक्य चंद्रगुप्त ये बात सुनते हैं तो उनको बड़ा पश्चाताप होता है, एक शिक्षा भी मिलती है। चाणक्य आकर तुरंत माँ के चरणों में गिर जाता है कि माता आपने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। और वहाँ से फिर वापस जाते हैं, इनको शिक्षा मिलती है कि हमको सीधे जो है पाटलिपुत्र पर हमला न करके बल्कि इसके सीमांत क्षेत्रों को पहले जीतना होगा। तो यहाँ पर फिर ये आकर के पंजाब को जीतते हैं और सिंध को जीतते हैं। पंजाब और सिंध जो कि उस समय किसके राज्य में थे? यूनान के जो है शासक यहाँ शासन करते थे। जो सिकंदर जीत के इस क्षेत्र को गया था ना, तो सिकंदर यहाँ पर अपने छत्रप बैठा कर गया था। किसको? छत्रप। छत्रप मतलब गवर्नर, छत्रप मतलब गवर्नर, जैसे आज के गवर्नर हैं। तो ये छत्रप यहाँ पर बैठा कर गया था सिकंदर। तो पहले इनको जीतता है और इनको अपने में मिला, क्योंकि जनता तो भारत की थी, जनता तो अपने देश की थी, लेकिन शासन कौन कर रहा था? यूनानी।
और विदेशी कैसा भी शासक होगा भारतीय शासक से अच्छा नहीं हो सकता है। भारतीय भले ही धनानंद था शासक, लेकिन विदेशी शासक जो है कभी भी भला नहीं चाहेंगे किसी जनता की दूसरे देश में। तो जब ये मुक्त हो गए यहाँ से, विदेशी सत्ता से मुक्त हो गए यूनानियों से, तो इनमें बहुत खुशहाली हुई। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने विदेशियों से कुछ राज्यों को जो है वापस ले करके जीत करके भारत की दास्ता से उन राज्यों को विदेशियों से की दास्ता से मुक्त किया था। तो इसलिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब ये क्षेत्र जीते और इसने आसपास क्षेत्रों को जीतना शुरू किया और ये प्रचार फैलाना शुरू कर दिया कि मगध का जो धनानंद है वो जनता का बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, कर बहुत ज़्यादा ले रहा है, बहुत ज़्यादा कोड़ी बरसा रहा है, लोगों को मार रहा है। तो इस तरीके से जनता भी चाणक्य की बात को सुनती थी और इस तरीके से धीरे धीरे करके उसने विशाल सेना बना ली। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में विशाल सेना बना ली। फिर उसके बाद आक्रमण कहाँ करता है? पाटलिपुत्र पर। और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके और यहाँ पर उसको धनानंद को परिवार सहित ख़त्म कर देता है और मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में कौन बैठ जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ का राजा बन जाता है और उसका प्रधानमंत्री कौन बनता है? चाणक्य। उसका प्रधानमंत्री चाणक्य बनता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम चाणक्य के बारे में देखते हैं। चाणक्य जो है, पहली बात तो ये तक्षशिला का क्या था? राजा नहीं था। चाणक्य तक्षशिला का प्रोफेसर था, आचार्य था। तक्षशिला का आचार्य था। ठीक है। और इसके पिता का नाम था चाणक्य। इसके पिता क्या थे? ऋषि चाणक्य थे। ऋषि चाणक्य इसके पिता का नाम था। किसके पिता का नाम? चाणक्य के। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? चाणक्य। और इसके दो नाम और मिलते हैं, विष्णुगुप्त। ये छोटी परीक्षाओं में आता है। इसका एक नाम और क्या मिलता है? विष्णुगुप्त। और एक नाम और आता है कौटिल्य। चूँकि ये कुटिल गोत्र से था या तो इसलिए इसको कौटिल्य भी कहा जाता है, या कुटिलता इसके अंदर बहुत चतुराई बहुत थी इसलिए इसको कौटिल्य भी कहा गया है। तो इस तरीके से इसके तीन नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और इसके अलावा इसने जो है एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अब ये बताओ, अर्थशास्त्र किताब लिखी तो उसमें क्या बात होगी? धन के बारे में होगा ना? लेकिन नहीं, बिल्कुल धन के बारे में उसमें नहीं था। अर्थशास्त्र किताब में राजनीति के बारे में था। हाँ, क्या था? राजनीति के बारे में अर्थशास्त्र किताब में लिखा हुआ था, पॉलिटिक्स के बारे में। इसके अर्थशास्त्र के 15 तो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 15 पार्ट हैं, जिसको अधिकरण कहा गया है। क्या कहा गया है? अधिकरण। 15 पार्ट है अर्थशास्त्र के। प्रश्न आ जाते हैं छोटी छोटी परीक्षाओं में कि अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण हैं, कितने पार्ट हैं? 15 पार्ट हैं। ठीक है। और ये किस पर आधारित है? राजनीति पर, डिप्लोमेसी पर, कि राजा के क्या गुण होने चाहिए, राजा कैसे राज करे। तो ये सब अर्थशास्त्र की किताब में लिखा हुआ है। और नाम इसका अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं लिखा गया है, राजनीति के बारे में लिखा गया है। तो भारत की पहली पॉलिटिक्स की किताब क्या है? अर्थशास्त्र। भारत नहीं, दुनिया की भी कह सकते हो। तो पहली पॉलिटिक्स की किताब क्या है? अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। ठीक है। अब चूंकि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी और ये तो बहुत पहले की बात है। 15वीं सदी में इटली का एक जो है दार्शनिक था, एक पॉलिटिशियन था जिसका नाम था मैकियावेली। क्या नाम था? मैकियावेली। ये इटालियन जो है विद्वान था। कौन? मैकियावेली। ये बहुत बाद में आता है, 15वीं शताब्दी के आसपास। तो मैकियावेली ने एक किताब लिखी थी, द प्रिंस। क्या लिखी थी? द प्रिंस नामक एक किताब लिखी थी जिसमें राजाओं के बारे में राजनीति लिखी थी। इसको विश्व का आधुनिक जो है राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। द प्रिंस को इसको मैकियावेली को आधुनिक पॉलिटिशियन माना जाता है, आधुनिक भारत का, जो क्योंकि इसने द प्रिंस नामक एक किताब लिखी थी। ठीक है। तो ये कब लिखी थी? 15वीं शताब्दी में। तो इसके आधार पर भारत का मैकियावेली किसको कहा गया है? चाणक्य को। तो चाणक्य को भारत का क्या कहा गया है? मैकियावेली। और मैकियावेली एक्चुअली कौन था? इटली का डिप्लोमेट था, पॉलिटिशियन था, जिसने कौन सी किताब लिखी थी? द प्रिंस। लेकिन देखो बड़ी विडंबना कितनी बड़ी है हमारी। विडंबना ये है कि चाणक्य ने बहुत पहले अर्थशास्त्र लिखी थी जिसमें राजनीति की बातें लिखी थी। तो मैकियावेली को कहना चाहिए कि इटली का चाणक्य है। लेकिन हम देखो, हमारे भारतीय इतिहासकार बड़े आसानी से लिख देते हैं कि भारत का मैकियावेली कौन है? चाणक्य।
और बहुत बातें लिख कर गया था। यहाँ तक इसने जो है इसकी जो छठवां चैप्टर है, छठवें अध्याय में जो छठवां अधिकरण है, इसमें सप्तांग सिद्धांत लिखे हैं। इसमें लिखे हैं सप्तांग सिद्धांत। तो प्रश्न आएगा सप्तांग सिद्धांत कहाँ है? राज्य का सप्तांग सिद्धांत। राज्य के 7 अंग बताए हैं इसने। किसी भी राज्य के कितने अंग होते हैं? 7 अंग। तो किसने बताया है? चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में लिखा है, अर्थशास्त्र के 6वें अध्याय में। अर्थशास्त्र के किस अध्याय में? 6वें अध्याय में क्या लिखा है? सप्तांग सिद्धांत। इसमें बताया है कि पहला सिद्धांत क्या है? राजा होना चाहिए। पहला क्या है? राजा होना चाहिए। और राजा को सलाह देने के लिए क्या होना चाहिए? मंत्री। जिसको क्या बताया है? इसको साफ कर दें, अमात्य। इसने जो है सप्तांग सिद्धांत में, सप्तांग सिद्धांत किस अध्याय में है? 6ठे अधिकरण में। मेरे साथ रिपीट करो, याद हो जाएगा। तो सप्तांग सिद्धांत का जो 6वां अध्याय, वो 6वां अध्याय किसमें है? वो सप्तांग सिद्धांत किसमें है? 6वें अध्याय में। अब सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित? राज्य का सप्तांग सिद्धांत। राज्य का सप्तांग सिद्धांत यानी कि राज्य के 7 अंग होते हैं। राज्य के 7 अंग होते हैं। पहला अंग क्या है? राजा। राजा स्वयं है। पहला अंग राजा स्वयं है। राजा की सलाह लेने के लिए राजा के पास क्या होना चाहिए? मंत्री होनी चाहिए। तो मंत्री को क्या कहा गया है? अमात्य। मंत्री को अमात्य। ठीक है, तो अमात्य होने चाहिए। अब जो है तीसरा इसका, जो ये सीरियल से ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। और तीसरा जो इसका अंग है वो है जनपद। जनपद, जनपद में 2 चीज़ आ गए। जन मतलब लोग, पद मतलब जहाँ पर लोगों के चिन्ह पड़े हों, जहाँ पर लोगों के पैर पड़े हों, उसको क्या कहा जाता है? जनपद। तो अर्थात लोग भी आ गए इसमें और क्षेत्र भी आ गया। तो जनपद लोगों से बनता है और क्षेत्र, उसमें क्षेत्र होता है। तो एक राज्य का क्या होगा? क्षेत्र होगा, और क्षेत्र में रहने वाले लोग होंगे, तो क्या? जनपद भी होना चाहिए। अब जनपद हो गए। जनपद के साथ साथ में जो है यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उनको संचालित करने के लिए दंड विधान भी होना चाहिए। दंड से पहले धन आता है। एक कोष होना चाहिए। चौथे नंबर पे क्या है? कोष। राज को चलाने के लिए कोष होना चाहिए, जिसको राजकोष कहते हैं, या जो है धन संपदा होनी चाहिए। और 5वीं बात इन्होंने कही थी कि राज्य की जनता को संचालित करने के लिए एक नियम होना चाहिए, दंड होना चाहिए, और साथ में सेना होनी चाहिए। साथ में सेना भी होनी चाहिए। तो दंड और सेना 5वां सिद्धांत है। और 6ठे सिद्धांत में इन्होंने कहा था, 6ठे सिद्धांत में दंड सेना हो गया। 7वां सिद्धांत है इनका जो है मित्र होना चाहिए। और 6ठा सिद्धांत दंड सेना, और 1 सेकंड ध्यान नहीं आ रहा है। एक, हाँ, चौथे पे दुर्ग है। चौथे पे दुर्ग है। 1 सेकंड, इसको थोड़ा सा वो कर लो। चौथे पे क्या है? दुर्ग। अब फिर से थोड़ा सा इसको फिर से वो करते हैं। चौथे पे क्या है? दुर्ग। और 5वें पे जो है आपका दुर्ग के बाद दंड हो गया। 5वें पे क्या है? दंड। और 6ठवें पे, हाँ नहीं, सेना तो उसी में हो गया। कोष। कोष 5वें कोष हो गया। 5वें पे सीरियल से लिख लेना। और 6ठे पे दंड हो गया। और 7वें मित्र। फिर से इसको समझो। पहला राज्य का अंग क्या है? पहला राजा। और दूसरा अंग क्या है? अमात्य या मंत्री। और तीसरा क्या है? जनपद। चौथा क्या है? दुर्ग। भाई जनपद होगा, क्षेत्र होगा, तो उसको किलेबंदी करेंगे कि नहीं? दुर्ग करेंगे कि नहीं? दुर्गीकरण करेंगे। तो दुर्ग बनाया चौथे नंबर पे। फिर अब जनता को जो है शासित करने के लिए कोष की आवश्यकता होगी। जनता को जो है उसके कल्याण के कार्य करने होंगे, तो कोष भी होना चाहिए। और जनता को उद्दंड ना हो या दूसरे देश के लोग आक्रमण न करे, तो दंड और सेना का भी विधान होना चाहिए। तो दंड और सेना 7वें नंबर पे है। और 8वें नंबर पे मित्र, यानी राजा को सलाह देने के लिए एक अच्छा मित्र भी होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे भी लागू होता है। हमारे जीवन पे भी ये कहीं ना कहीं लागू होता है। हमारे मित्र भी ऐसे होने चाहिए जो हमको अच्छी सलाह दें, जिससे जीवन में भी अच्छा काम करें। तो इसलिए ये देखो, बहुत पहले किसमें? अर्थशास्त्र किताब में ये लिख कर गए थे, सप्तांग सिद्धांत। तो इसको कहते हैं अर्थशास्त्र का सप्तांग सिद्धांत। तो प्रश्न आता है, सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र किताब में है, जो कि 6ठे चैप्टर में है। किसमें है? 6ठे चैप्टर में है। और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। ठीक है। एक बार प्रश्न आया था कि अर्थशास्त्र सप्तांग सिद्धांत का 7वां जो अंग है वो क्या है? तो उसमें दे दिया था दंड, राजा, अमात्य, मित्र। तो 7वां क्या है? मित्र है। किसी बढ़िया परीक्षा में आया था। तो इस तरीके से सीरियल से इनको याद रखना। एक बार फिर से रिवाइज करो मेरे साथ। पहला सिद्धांत क्या है? राजा, पहला अंग। दूसरा अंग क्या है? अमात्य या मंत्री। तीसरा क्या है? जनपद। चौथा क्या है? 5वां, 6वां, 7वां मित्र। तो इस तरीके से इसको सप्तांग सिद्धांत कहा गया। तो ये तो चाणक्य के बारे में बेसिक जानकारी हुई।
अब देखो यहाँ पर हम लोग युद्ध पे चल रहे थे। इसने जो है युद्ध किया, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को जीत लिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अब इस यहाँ पर जो पश्चिमोत्तर प्रांत में, अभी भारत का नक्शा फिर से बनाता हूँ इसीलिए इसको साफ नहीं कर रहे थे। देखो जब वापस जा रहा था, सिकंदर वापस जा रहा था तो उसके पास दो सेनापति थे। एक जो है जल मार्ग से जाने वाला सेनापति था जो इधर से गया था अरब सागर होते हुए, नियारकस। जल सेना का सेनापति कौन था? नियारकस। ठीक है, इसने कहा था तुम इधर से जाओ क्योंकि इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था पूरा ना, तो भेजा था कि तुम दक्षिण से होकर जाओ, देखते हुए जाओ कोई उजड़ तो नहीं कर रहा है, कोई हमारे जो छत्रप हैं, गवर्नर हैं, उनको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। तो नियारकस जो है समुद्र के रास्ते से जाता है बेबीलोन की तरफ होते हुए। और थल सेना का अध्यक्ष कौन था? सेल्यूकस। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो अब ये सेल्यूकस निकेटर अभी यहाँ पर जाकर के शासन कर रहा होता है, लगभग ये बेबीलोन वाले क्षेत्र में जहाँ पर सिकंदर की मौत हुई थी, उस क्षेत्र पे शासन कर रहा होता है। अब इसको कुछ गड़बड़ी लगती है, ये सोचता है कि भारत फिर से चलें, हमको बेवकूफ़ बनाया है चाणक्य ने मिल करके और वापस लौटा दिया है। तो ये फिर वापस आता है और अब सोचता है अभी तो धनानंद बैठा होगा वहाँ पर और चाणक्य पढ़ा रहा होगा तक्षशिला में, इस बार हम मानेंगे नहीं और भारत को रौंद डालेंगे। तो ये आता है, लेकिन जैसे ही आता है तो यहाँ पता चलता है बहुत शक्तिशाली राजा बैठा हुआ है पाटलिपुत्र में। कौन बैठा है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बहुत विशाल साम्राज्य इसका इसने बना लिया था, मतलब अभी जो जीत करके यहाँ पर अब इसका साम्राज्य जो था उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था, और इधर पूरब में बंगाल से लेकर के, पूरब में बंगाल से लेकर इधर ब्यास तक था, अभी पूरा ब्यास तक था, अभी तो बात करते हैं ब्यास तक। ठीक है, लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर आता है तो इससे युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है। कब होता है? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस भारत में आता है और भारत को जीतना चाहता है, तो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करता है चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न आता है कब हुआ युद्ध? 305 ईसा पूर्व में। युद्ध में सेल्यूकस निकेटर क्या हो जाता है? हार जाता है, क्योंकि शक्तिशाली राजा है, इसके पास बहुत सारे हाथी हैं और वो वास्तव में वो हाथियों को लेने आता है, क्योंकि इसके पहले जब हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था तो उसमें हाथी देखा था लड़ते हुए हाथियों को, तो ये हाथी भी लेने आता है कि चलो भारत को जीतते हैं, वहाँ से जंगलों से हाथी ले आते हैं और अपनी सेना और विशाल करते हैं। तो अब यहाँ युद्ध होता है, इसके बाद युद्ध में जब हार जाता है तो एक संधि होती है। अब ये कहता है मतलब चंद्रगुप्त मौर्य कि या तो तुम सारे राज्य अपना दे दो या फिर एक संधि कर लो कुछ। तो संधि करता है, तो ये युद्ध के समय इसकी बेटी दिख जाती है कार्नेलिया, बड़ी सुंदर बेटी थी, गोरी सी। किसकी बेटी? सेल्यूकस निकेटर की, जिसका हेलेना के नाम से हम लोग जानते हैं, हेलेना। और ये कार्नेलिया थी, वास्तव में क्या नाम था इसका? कार्नेलिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कार्नेलिया की हमारे साथ शादी कर दो। चलो ठीक है भैया, हम तो हारे हुए हैं, तुम्हारी बात मान लेंगे। तो कार्नेलिया की शादी कर देता है और इसके बाद में दहेज, शादी किया तो दहेज भी तो देगा। इसके बाद इसके पहले बिम्बिसार वगैरह को देख चुका था कि हमारे पुरखों ने शादी की और तमाम दहेज में राज्य पाए थे। तो इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला राज्य जहाँ पर इसके क्षत्रप शासन कर रहे थे सेल्यूकस के, वो मिल जाता है। यहाँ पर जो है मकरान होता है, पाकिस्तान का मकरान, और यहाँ कंधार होता है। ठीक है, और यहाँ हेरात होता है। ठीक है, हेरात, कंधार, और इसके अलावा एक और है कोई, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। तो 4 ऐसे क्षेत्र जो है इसको दहेज में मिलता है, मकरान पाकिस्तान वाला, हेरात, कंधार, और एक है, चलो देख लेता हूँ मैंने लिखा होगा, हाँ काबुल, सॉरी, हाँ काबुल, ये काबुल है। ठीक है, हेरात है, और यहाँ पर क्या है? कंधार। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल, हेरात, कंधार और मकरान, ये चारों राज्य इसको किस में मिल जाते हैं? दहेज में। शादी किससे होती है? कार्नेलिया से। ठीक है, तो ये अब भारत के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया। भारत के साम्राज्य का विस्तार यहाँ तक हो गया। तो इधर पूरब में जो है बंगाल से लेकर के, जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से लेकर के, और यहाँ एक पर्वत है हिंदू कुश, यहाँ एक पर्वत है, क्या नाम है? हिंदू कुश। तो पश्चिम में हिंदू कुश तक, पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, ये पूरा किसका साम्राज्य हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इतना विस्तृत साम्राज्य इसने बना दिया पूरा जीतते उतते। ठीक है, तो इस तरीके से ये शासन करता रहा। अब देखो, लेकिन इसके ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर
ये किस लिए आया था? हाथियों को लेने। तो 500 हाथी भी इसको दे देता है। अरे इतना सारा राज्य ले लिया तो 500 हाथी देने में क्या दिक्कत है? तो 500 हाथी दे देता है किसको? सेल्यूकस को। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य संधि में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो कार्नेलिया से शादी होती है और दहेज में काबुल, कंधार, हेरात और मकरान 4 क्षेत्र मिल जाते हैं, जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है 500 हाथी इसको देता है। अब चूंकि इसकी बेटी आई है और हारा हुआ राजा है, और भारत के लोग जो है, भारत पुरुषवादी समाज, लड़कियों को परेशान ना करें, वैसे भी जो है हिंसा होती है भारत में, दहेज कम मिला होगा, हो सकता है और ज़्यादा दहेज चाहे, तो हमारी बेटी को परेशान ना करें। तो इसलिए सेल्यूकस भारत में मेगस्थनीज को भेज देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजता है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज क्या बनकर आता है यहाँ पर? जो है राजदूत। राजदूत। तो पहला राजदूत, प्रश्न आएगा, भारत का पहला राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। कहाँ से आया था? यूनान से। कहाँ से आया था? यूनान से आया था। और किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज जो है क्या बनकर आया था? राजदूत बनकर आया था। लगभग 5-6 वर्ष तक रहा और इसने भारत में जो देखा उसको एक किताब में लिख दिया। किताब का नाम था इंडिका। किताब का नाम था इंडिका। इंडिका में जो विवरण दिया है मुख्य रूप से वो लिखा है कि भारत में जातियां बहुत हैं। भारत में जातियां बहुत है। तो इसने 7 जातियों में भारत को बांटा था। 7 जातियों में भारत। तो प्रश्न यहाँ कई बार आता है कि इंडिका में कितनी जातियों का वर्णन है? 7 जातियों का वर्णन है। वैसे हम 4 जाति देखते हैं, हिंदू धर्म में 4 जातियां देखते हैं, लेकिन इंडिका के अनुसार भारत में कितनी जातियां थी? 7 जातियां थी। ठीक है। तो इसने जो देखा वो लिख दिया अपनी किताब में, इंडिका में। तो ये तो मेगस्थनीज के बारे में मोटा मोटी बात हो गई। तो इस तरीके से भारत में जो है विस्तृत साम्राज्य का निर्माण हो जाता है। फिर बाद में मरने से पहले जो है मगध में एक बहुत बड़ा विशाल जो है अकाल पड़ता है। विशाल, बहुत भयानक अकाल पड़ता है। विशाल कह रहा हूँ, बहुत भयानक मगध में अकाल पड़ता है। तो ये 298 ईसा पूर्व के आसपास में, इसको भद्रबाहु का नाम सुना है ना? जैन मुनि था भद्रबाहु, जो कि दक्षिण चला गया था ना। तो इसके साथ में अकाल के समय दक्षिण चला जाता है। कहाँ? कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और अपना शासन किसको सौंप देता है? सिंहसेन को। सिंहसेन अर्थात उसको बाद में बिंदुसार भी कहा गया है। तो उसको शासन सौंप करके और मैसूर दक्षिण भारत में चला जाता है। ठीक है, कर्नाटक। और इसी से भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अभी तक तो ये जैन धर्म ही नहीं था। इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि ये या तो क्षत्रिय था या फिर शूद्र था। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह है वो इसको शूद्र बताते हैं, और जो जैन साहित्य हैं और बौद्ध साहित्य हैं वो इसको क्या बताते हैं? क्षत्रिय बताते हैं। ठीक है। तो ये बाद में जो है यहाँ जा करके, मतलब यहाँ पे इसने दीक्षा ली भद्रबाहु से, और अकाल के समय भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया। और यहाँ पर एक स्थान है श्रवण बेलगोला। कौन सा स्थान है? श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला जो कि बेंगलुरु से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। ठीक है। और यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है चंद्रगिरी। ये तो बाद में नाम पड़ा होगा उस पर्वत का नाम चंद्रगिरी, क्योंकि चंद्र के नाम पे ही पड़ा। इसी चंद्रगिरी पर्वत पे अब जैन धर्मों में मरने की क्या विधि थी? संलेखना, कायाक्लेश, संलेखना या संथारा। तो उसी विधि से इसने अपने प्राणों की त्याग किया। कहाँ पर? चंद्रगिरी पर्वत पे। चंद्रगिरी पर्वत पे। तो पर्वत का नाम भी आज चंद्रगिरी रख दिया गया है, उसमें कुछ और नाम रहा होगा। तो चंद्र के नाम पे ही चंद्रगिरी पर्वत। और ये कहाँ है? श्रवण बेलगोला में है। ठीक है। तो चंद्रगिरी पर्वत पे उसने अपनी संलेखना विधि से अपने प्राणों की उत्सर्गी दी। तो इस तरीके से यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सारी बातें खत्म होती। हाँ, आत्महत्या। कल हम लोग जो है बिंदुसार और अशोक को पढ़ेंगे।